तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिकॉर्डिंग। फिर तुम सब कैसे हो वो कमेंट में बताना। और मेरा सीरीज भी कैसा चल रहा है, तुम लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तुम लोग कैसा चेंज आगे देखना चाहोगे, ये सब मुझको बताओगे यार, तभी तो मैं चेंजेस लेके आऊंगा। फिर हम लोग आज इंडियन साइबर लॉ पढ़ेंगे। तुम लोग ये मत बोलने लगना कि इंडियन साइबर लॉ क्यों, हैकिंग। ये थोड़ा सा समझ लो, वीडियो शॉर्ट होगा, ज्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगा। ओवरऑल व्यू थोड़ा सा ले लो कि इंडियन साइबर लॉ क्या है। तो आओ जोश के साथ इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। इसमें कुछ समझने वाली तो बात ही नहीं है, पहली बात यार। एक बार बस तुम लोग देख लेना। एक्चुअली मुझे भी अच्छे से आता नहीं है, बस मैंने ये पढ़ाना था मुझे, क्योंकि मुझे तुम लोग को ये नॉलेज देनी थी कि इंडियन साइबर लॉ क्या कहता है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। पहले पढ़ते हैं इंडियन साइबर लॉ। टॉपिक हम लोग का ये होगा कि इंडियन साइबर लॉ। यहाँ पे पेन चेंज कर देते, चेंज द पेन प्लीज। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक हम लोग का ये है कि साइबर लॉ क्या है और साइबर लॉ डील किससे करता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं साइबर लॉ है क्या। तो देखो, कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है, उस डिवाइस के लिए हम लोग एक लॉ बनाते हैं, ताकि उस डिवाइस में जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड रहे, कोई और उसके साथ कुछ भी छेड़खानी ना करे। इसलिए हम लोग एक लॉ बनाते हैं जिसको बोलते हैं साइबर लॉ। साइबर लॉ टोटली डील करेगा नेटवर्क से या फिर साइबर से। तुम बोल सकते हो कि उस डिवाइस से जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, उसके लिए जो भी कानून आता है वो साइबर लॉ के अंदर आता है। समझ गए? तो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो लॉ आया था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया हुआ था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या फिर बोल सकते हो आईटी एक्ट 2000। इसको अमेंडमेंट किया गया 2008 में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 में अमेंडमेंट हुआ था। और मतलब अमेंडमेंट मतलब कुछ चेंजेस हुए थे इसमें। और इसमें क्या चेंजेस हुए थे हम लोग ये पढ़ेंगे। और जो चेंजेस हुआ था ना, बहुत बड़ा चेंजेस हुआ था यार। भले से उसको बाद में हटा दिया गया, बहुत ही बड़ा चेंज था वो। तो अभी हम लोग साइबर लॉ देख लिए। साइबर लॉ कब आया था? 2000 में आया हुआ था और 2008 में वो अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है। तो साइबर लॉ जो है ना, मोस्टली वो डील करता है हमारा ई कॉमर्स से और साइबर क्राइम से। तो ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स मतलब, मैं तुम लोग को कुछ एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। समझो तुम लोग ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते हो, या फिर मान लो कि फ्लिपकार्ट से या फिर और मान लो अमेजोन से तुम लोग कुछ भी सामान ऑर्डर करते हो। उस सामान को लेन देन में जो लॉ अप्लाई होता है वो ई कॉमर्स के अंदर अप्लाई होता है। और दूसरी, ये पहला हो गया। और साइबर क्राइम से भी डील करता है। मतलब ऑनलाइन की दुनिया में जो भी अपराध होते हैं, उससे जो लॉ डील करता है वो साइबर क्राइम होता है। साइबर लॉ टोटली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट है ई कॉमर्स, दूसरा पार्ट है साइबर क्राइम। ई कॉमर्स ऑनलाइन डीलिंग के लिए होता है और साइबर क्राइम ऑनलाइन की दुनिया में जो भी अपराध होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन डेटा लीक या जो भी गलत काम होते हैं, वो सब साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। अब हम लोग जानेंगे साइबर क्राइम आया कहाँ से, मतलब ये लॉ कहाँ से आया, ये लॉ क्यों लाया गया, ये लॉ कैसे आया, सबसे पहले ये लॉ किसने लाया था, ये सब हम लोग अब देखेंगे। तो क्या हुआ है, यूनिसेट्रल, UNICITARL, यूनिसेट्रल, ये वर्ड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो हमारा जो साइबर लॉ है ना, वो इस लॉ से आया हुआ है, यूनिसेट्रल। तो ये लॉ क्या था कि ये लॉ यूनाइटेड नेशन ने सबसे पहले मेरे ख्याल से 1996 या फिर कौन सा था मुझे नहीं याद आ रहा है, वो ईयर नहीं याद है मुझे। लेकिन क्या हुआ था कि यूनाइटेड नेशन ने सबसे पहले ये लॉ लाया था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने बाकियों कंट्री को भी बोला कि तुम सब भी इस फॉर्म के ऊपर या फिर इस ऑर्डर में तुम भी लॉ लाओ। तो बाकी कंट्री ने भी लॉ लाया जो साइबर क्राइम के ऊपर था। तो हमारा कंट्री भी लॉ लाया था इसी क्राइम के ऊपर, या फिर इसी लॉ के ऊपर हमारा लॉ भी बेस है। तो यहीं से हमारा लॉ लिया गया हुआ है, ऐसे एक वर्ड में समझ जाओ। तो अब देखते हैं
और शॉर्ट में थोड़ा मैं जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि थोड़ा बोरिंग बने। तो ये लॉ सबसे पहले इनेक्ट हुआ था 9 जून को 2000 में, और नोटिफाइड हुआ था 17 अक्टूबर को 2000 में। समझ गए ये लॉ कब आया था, नोटिफाइड कब हुआ था? ये आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया हुआ है। उसके बाद ओरिजिनल एक्ट 94 सेक्शन 13 चैप्टर और 4 शेड्यूल है। जो हमारा एक्ट है, जो हमारा टोटल लॉ है, उसमें 94 सेक्शन है, 13 चैप्टर है और 4 शेड्यूल है। अब यार 1.5 की स्पीड में देख लेना, और क्या, अगर बोरिंग लग रहा होगा तो, क्योंकि इसके बाद तो वीडियो बहुत अच्छा अच्छा लाऊंगा। ये लॉ पढ़ने के बाद हम लोग फुट प्रिंटिंग सीखेंगे, तो भी थोड़ा सा पढ़ लो, झेल लो। और उसके बाद 22 दिसंबर 2008 में इस लॉ में अमेंडमेंट हुआ था। क्या अमेंडमेंट हुआ था? ये सबसे भयानक अमेंडमेंट था यार। सेक्शन 66 ए। ये सेक्शन 66 ए कहता क्या है कि अगर आप किसी को ऑफेंसिव मैसेज भेजते हो ना, और उस आदमी को बुरा लग गया, कोई भी आप मैसेज किसी को भेजिए, उस आदमी को बुरा लग गया, तो आप पे ऊपर सेक्शन 60 ए का धारा लग सकता है। और वापस 69 भी आया था, जो लॉ, जो ये एक्ट बोलता है सेक्शन 69 कि अगर किसी भी, मतलब अगर गवर्नमेंट को डाउट है, तो वो किसी का भी डिवाइस विदाउट उसके परमिशन चेक कर सकती है। उस डिवाइस में क्या कुछ गलत हुआ था वो डिस्क्रिप्ट कर सकती है। अगर किसी ने क्राइम किया और गवर्नमेंट बॉडी को डाउट है, गवर्नमेंट बॉडी मतलब कौन, पुलिस ऑफिसर जो भी उसके अंदर आते हो, कि इन्हें डाउट है कि नहीं इस इंसान ने कुछ गलत किया है, तो वो उस इंसान के डिवाइस को चेक कर सकती है विदाउट उसके परमिशन। तो ये था सेक्शन 69। सेक्शन 66 ए को हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था? वो इसलिए हटा दिया गया था कि बाद में एक और लॉ आया था जो कहता था कि सबको राइट है अपना बात रखने का। तो वो जो लॉ आया था ना, वो कहता है कि सबको राइट है अपना बात रखने का। वहीं सेक्शन 66 ए कहता है कि ऑफेंसिव मैसेज है, किसी को बुरा लग गया तो वो बात आप नहीं बोल सकते हो। इसीलिए सेक्शन 66 ए को बाद में हटा दिया गया था। ये बहुत भयानक लॉ था। और उसके बाद आते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, फिशिंग। फिशिंग मतलब क्या होता है कि मान लो कि आप किसी के ऊपर कोई ये करते हो, ऑनलाइन उसको परेशान करते हो, मतलब आप लोग क्या बोल सकते हैं कि आप लोग स्कैम करते हो या स्कैम मैसेजिंग भेजते हो। कि स्कैम मैसेज मान लो भेज दिए, जैसे कि हम लोग पे आता है ना बहुत बार कि आप ये इनाम जीत गए हैं, इतने रुपए का इनाम जीते हैं, आप पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करें। या फिर कभी कभी आता है कि आपका आधार या केवाईसी अपडेट के लिए, अब तो एयरटेल सिम में भी ये बोलने लगा कि अगर कोई केवाईसी अपडेट के लिए बोले तो वो एयरटेल की तरफ से नहीं है। तो ये सब जो भी स्कैम होते थे ना, वो सभी स्कैम फिशिंग के अंदर आते थे। और इन स्कैम पे यार, मतलब समझ सकते हो, सेक्शन 77 बी, सेक्शन 66 डी, ये डी है जो भी है, आईपीसी 417, 419 एंड 420 के तहत 2 साल की जेल और 1 करोड़ का फाइन लग सकता था। 1 करोड़ मतलब बहुत पैसा होता है, इतने का उन्हें फाइन लग सकता है। और तुम लोग मेरा अगर ये पूरा सीरीज फॉलो कर लिए ना, तो जो भी ऐसा काम करते होंगे, तुम लोग उन्हें चुटकियों में पकड़ सकते हो और उन्हें आसानी से, मतलब कभी और बताऊंगा मैं खुद की कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी वो। और एक और बात, तो हम लोग देखते हैं, अगर हैकिंग करते हुए आप पकड़े गए, तो आपके ऊपर सेक्शन 43 ए, सेक्शन 66 की धाराएं लग सकती हैं, और 3 साल का जेल और 5 लाख का फाइन लग सकता है। तो ये सब कुछ धाराएं थी, कुछ थी कानून जिसके तहत आपको ये सब सजा मिल सकती है। तो यार, अब मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि ये सब करने की जरूरत ही क्या पड़ता है। हम लोग जो भी काम करते हैं, सीखते हैं, खुद के भलाई के लिए और सबके भलाई के लिए करते हैं। किसी के भला करके देखो, जो हैप्पीनेस मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलती। तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पे अपना ये खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।